सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये है वेव नेचर ऑफ मैटर। ओके, अब वेव नेचर ऑफ मैटर के अंदर सवाल ठीक ठाक क्वांटिटी में आते हैं, तो अपन यहां पे इसको देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, बस ओनली वन फॉर्मूला, जिसको वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करवाएंगे। ये समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपका काम खत्म है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन की बीम और अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर जो है वेव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और ऐसी वेव प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और जो भी वेव के बारे में हमें पता है, इस तरह की चीजें वो एग्जिबिट करता है। राइट, मेनली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये आप मान के चलिए, सवाल उसी के बनते हैं। सो विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, पॉज करिए, ट्राई करिए, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है, थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, प्लीज ट्राई। सो ट्राई कर लिया होगा। देखिए, द इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन दिस इक्वेशन एक्स टेंड्स, ये दे रखा है भाई फॉर्मूला, ये दे रखा है इन्होंने खुद नहीं, कि भाई हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, और x क्या है ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, p इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज काइनेटिक एनर्जी, v इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। इसमें से क्या होना चाहिए यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। अब h की वैल्यू हमें अलग से पता है, राइट, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि h/mv फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। फिर आपने रखा mv को, ये मैंने पहले ही बताया था, बहुत काम की मॉडर्न फिजिक्स में इक्वेशन, √2m/k। फिर h की वैल्यू हो गई, सॉरी लैम्डा की वैल्यू, ये गलत प्रिंटेड है, मैंने पहले भी कहा था, हमारे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है। सो ये लैम्डा की वैल्यू हमने कंटिन्यू कर ली, राइट, और काइनेटिक एनर्जी को अपन ने लिख दिया Q इंटू V, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और Q होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, तो ये कितना हो गया, बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो √V, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, परंतु थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, ट्राई करिए, आगे बढ़ते जाइए। तो an electron with speed v and a photon with speed c have the same de Broglie wavelength if the kinetic energy and moment of electron are E and P and that of the photon are EPH and PPH respectively, which of the following is correct। ये चार ऑप्शन इन्होंने दे दिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, आपको जो अपन ने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू पढ़ा था, और ये जो अभी अपन ने इसका पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उन सबको करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। देखिए आंसर आ गया 2। कैसे, इन्होंने बोला है ये वेवलेंथ इसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन की तो हो गई h/mv, और फोटोन की हो जाएगी h/p, तो फोटोन का मोमेंटम उठा के अपन ने यहां पे पुट कर दिया, और अपना आंसर आ गया, इनका रेशियो इज b/2c। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और फिर अपन ने एनर्जी के लिए सॉल्व किया, तो E/EPH आपका रेशियो आ गया v/2c। एनर्जी का रेशियो पूछा था उसने, तो पहले आपका मोमेंटम का वैल्यू आया, उससे आपने फॉर्मूला लगा दिया एनर्जी के लिए, hc/λ फोटोन की एनर्जी। pH की फॉर्म में लिख दिया इसको, h/λ इज आपका मोमेंटम, और सॉल्व कर लिया, तो v/2c। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले थोड़े से क्विक यूज होने होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बाकी बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल साइड से नहीं पूछ सकते इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस 2021 का, पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन अभी का भी साथ में चेक करते हैं. इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon having same energy, the ratio of wavelength of electron that of photon is, ये मोरलेस आप देख सकते हैं, ये शायद सेम ही पेपर का भी होगा, 2021 के होने चाहिए दोनों, 2022 और 2021 के हैं, सॉरी दोनों अलग अलग के हैं, पर सेम टाइप का क्वेश्चन आया 2 साल में, और बहुत मिल जाएंगे ऐसे सवाल आपको जब मैं असाइनमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही खेल तमाशे के सवाल मिल जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कंपेयर करवा रहे हो. तो फिर इसमें क्या हो रहा है, λ1 की वैल्यू h/√2me, λ2 की वैल्यू hc/e, रेशियो किया λ1 बाय λ2, यही पूछा था इन्होंने, तो आपका ये आंसर आ गया सेकंड वाला. नेक्स्ट ट्राई कर लिया होगा आपने. यहां पे थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं. कैसे? डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 3m, तो होगा, और रेस्पेक्टिवली हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, ये भी लिख दिया, मतलब दोनों के पास कोई वेलोसिटी है, तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, जैसा आप यहां पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं. राइट, ये h/p करके आपने कर दिया, तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा ही होगा. तो मोमेंटम के लिए यदि अपन लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P2, क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम था 0, तो ये इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, हेंस 1:1 आपका आंसर आ जाएगा. बहुत इजी है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 फॉर्मूले घुमा घुमा के पूछे. नेक्स्ट ट्राई करिए पॉज करके, और फिर मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा, और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा फास्ट रहें, और राइट, ये आपका जो रिवीजन है ये बहुत टाइम खाने वाला ना. Particle is moving 5 times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is this. फिर से de Broglie की बात करें, रेशियो की, 5 टाइम्स फास्ट है इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल, तो उसका पूछा है मास ऑफ पार्टिकल किसके क्लोज होगा. अगेन फॉर्मूला जो है अपन ने लगाया, स्पीड 5 टाइम्स है, ये de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला, और ये अपन ने इक्वेशंस में पुट किया, और ये आपके मास का रेशियो आ गया. इजी इनफ, आपका आ भी गया होगा आंसर. सो m इज 9.7 × 10⁻28, 4 वाला आंसर आ गया. इलेक्ट्रॉन का मास अपन को यहां पे यूज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कर लीजिए. सो लेट्स सी. An electron of mass m and a photon having the same energy E in the range of few electron volt. इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, सेम एनर्जी रेंज है, हैव द सेम एनर्जी E, एनर्जी सेम है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद द इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज. राइट, क्या रेशियो होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? देखिए, इससे आप निकाल सकते हैं फोटोन का एनर्जी, और इससे आप लैम्डा रिलेट कर सकते हैं मोमेंटम से, h/√2me से डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो अपने पास में ये रेशियो आ गया. ये पहले भी आया था सवाल. ओके, मतलब इसमें सवाल भी एक जैसे ही मिलते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो. पार्टिकल ए ऑफ मास 7 चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. ये देखिए, ये एक फॉर्मूला अपन को यहाँ पे पहले भी एक जगह आया था, और ये फिर आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूज हो रहा होता है सवालों के अंदर. राइट, और इसको फिर हम लोग √2km करके मोमेंटम लिख देते डी ब्रॉगली में. ये 2 फॉर्मूले आप बार बार देखेंगे, ऊपर भी बताया था. ठीक है, तो अब इसमें डी ब्रॉगली में रेशियो पूछ लिया इन्होंने, तो क्या आ गया रेशियो, √2m³, वोल्टेज सेम है, तो ये आपका मास चार्ज रेशियो से आ जाएगा. राइट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई करते हैं। सो इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron is equal to this times the wavelength of the photon of frequency this, then the speed of the electron is equal to, ये पूछा गया इसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो डेटा दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी, 10⁻³ टाइम्स द फोटोन ऑफ दिस है। तो अपन को इससे सबसे पहले तो अपन को क्या मालूम पड़ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख ली अपन ने, इसको अपन ने h/mv के बराबर कर दिया, और मास अपन को पता ही है ही सही, तो अननोन ओनली v हो गया, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो c बाय फ्रीक्वेंसी किया तो वेवलेंथ मिली किसकी, फोटोन की, उससे 10⁻³ टाइम्स किया तो क्या मिल गया अपन को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फॉर्मूला लिख दिया, h पता, m पता, v पता कर लीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट कवर कर रहे होंगे बोर या एटॉमिक मॉडल वाला पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी वो भी आएगा। तो नाउ वी बिगिन विथ एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थॉमसन मॉडल, या जिसको प्लम पुडिंग मॉडल, या मैं अपनी भाषा में बूंदी का लड्डू मॉडल कहता हूँ, क्योंकि प्लम पुडिंग तो मैंने खाया नहीं, ओके, बूंदी का लड्डू बहुत खाया। तो मोस्ट ऑफ द मासेस एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम, इसमें क्या बोला गया था, जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और फुल साइज ऑफ एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये याद रखने वाली चीज है, कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए इसलिए आपको यहाँ पर डाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे लगाए होते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा। फेल टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय थिन फॉइल्स ऑफ मेटल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो जो लार्ज एंगल से स्कैटरिंग हो रही थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं हो पाया था क्योंकि डेंसिटी, यदि अपन ने सारा का सारा मास एक ही जगह मान लिया तो डेंसिटी ऑफ, सॉरी एक जगह नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया है, तो डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो कम डेंसिटी की चीज से जब अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो छोटे एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट मुड़ेंगे, ना कि बड़े एंगल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कई बार सोचते हैं कि उनको सबको टकरा के वापस आ जाना चाहिए था, नहीं, उनको स्कैटर होना चाहिए था बहुत हल्का फुल्का, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एटम वाज वेरी वेरी लेस इन थॉमसन मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं, इन्होंने बोला नहीं नहीं, सारा का सारा मास एक बहुत छोटी साइज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको बोला न्यूक्लियस, और दिस इज द कंसेंट्रेट, और इस एटॉमिक न्यूक्लियस से जो टकरे होंगी उसी से वापस आ सकते हैं, या उसके पास से जाने वाले बड़े एंगल पे डेविएट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, ये इनका असम्पशन था। और सर्कुलर ऑर्बिट्स की वजह से आपका जो पहला फॉर्मूला बोर में होता है वो एक्चुअली यहीं पे आ जाता है कि kZe², मैं लिख देता हूं कि कभी इस पे कोई सवाल आ जाए बाय चांस तो। राइट, ये सवाल एक्चुअली डायरेक्टली रदरफोर्ड पे नहीं आके कहीं और भी मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह के अंदर भी, या बोर में भी आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली आपने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, टोटल चार्ज एट न्यूक्लियस पे Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो ये हो गया अट्रैक्शन का फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास। An accelerating charge radiates nucleus spiraling inward and finally falls into the nucleus, which does not happen in atom. This could not be explained by this model. इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो फिर उनको न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए था, तो ये इसकी कमी है। ये तीन बातें आप याद रखिए। हमने बहुत कंसाइज इतने काम के नोट्स बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए कि आपका बहुत क्विक और अच्छा रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम बिल्कुल आराम से दे सके। अब ये सवाल है आपके सामने जो एक बार ही आया रदरफोर्ड के ऊपर, ज्यादा सवाल भी नहीं है, ये आप एक बार ट्राई कर लीजिए, पॉज करके फिर बात करते हैं। So here we go. The graph which depicts the result of Rutherford gold foil with alpha particle. देखिए इसमें स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर्ड की बात कर रहे हैं। जो एक्चुअली रिजल्ट आया था वो कौन सा इनमें से सही है, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ओके।
तो लीनियर ग्राफ की जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मतलब कम से कम पार्टिकल जो है बड़े एंगल पे स्कैटर हो रहे, लीनियर वेरिएशन एक हो सकता है, इनका कहना है। एक बेल कर्व, एक बहुत सारे हो रहे हो, और एक ये है कि कम हो रहे लेकिन हो तो रहे। बहुत कम तो स्कैटर हो ही नहीं रहे, लेकिन बहुत कम बड़े एंगल पे स्कैटर हो रहे। तो आंसर जो है इसका वो फर्स्ट है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला एनसीईआरटी में मिल भी सकता है। नहीं तो बेसिकली आपको इतना समझने की जरूरत है कि यार बहुत सारे तो बिल्कुल स्कैटर होंगे, खाली जगह तो सीधे निकल जाएंगे, तो मैक्सिमम तो निकल जा रहे हैं, और बहुत कम वापस आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ही लॉजिकल बनता है। ये तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे स्कैटर हो रहे हैं, बहुत सारे क्यों स्कैटर होंगे, न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी जगह पे खाली जगह, बाकी तो सब सीधे सीधे निकल जाएंगे, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये तो ऑब्वियसली गलत है। लीनियर और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्कैटर हो रहे हैं, यदि लीनियर ग्राफ है तो वो भी चीज गलत है। तो इस बेसिस पे भी आप आंसर दे सकते थे। चलिए अब आता बोर मॉडल। बोर मॉडल का हम डिस्कशन दो हिस्सों में करेंगे, एक बेसिक फॉर्मूलों के टर्म्स में जो बोर मॉडल के अंदर आते हैं, और दूसरा अपन इसका डिस्कशन करेंगे आपका जो ट्रांजिशन होते हैं। तो दो हिस्सों में इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले यहां पे ज्यादा होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर आपको ड्राइव करने आने चाहिए फास्ट, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में एक आर्बिट्ररी कंडीशन ऐड करी थी, एक्चुअली दो करी थी, कि स्टेबल ऑर्बिट होता है जिसमें ये वाले ही फॉलो करता है फॉर्मूला, लेकिन इसमें एमिट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कोई आंसर नहीं दिया उसका। फिर बोला स्टेबल ऑर्बिट में एक कंडीशन और है कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज। देखा जाए तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से आप सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए, एक तो हाफ mv² होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए -kZe/r। उस दोनों को यूज करके सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, वो हम यहाँ पे आपको दिखा भी रहे। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, mvr = nh/2π। ये याद करना जरूरी है, ये याद करना जरूरी है, ये दो तो चाहिए। फंस जाए कभी तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी कब निकलती है, ये एब्जॉर्ब कब होती है, जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो ऊपर जाएंगे क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा है, और जब वहां से नीचे आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। और कितनी एमिट करेंगे, h न्यू के बराबर एनर्जी होगी जो डिफरेंस के बराबर होगा, इतने का फोटोन निकलेगा। हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो nth ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने n² के प्रोपोर्शनल, और एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। z के साथ आपको फॉर्मूले चाहिए तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, तो वहां पे आप z के साथ में देख सकते हैं, खुद भी डिराइव कर सकते हैं। हालांकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था -13.6, यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब माइनस ऑफ En है, तो इसलिए ये प्लस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए बाइंड कितनी एनर्जी से करके रखता है वो पॉजिटिव है, क्योंकि उतनी एक्चुअल एनर्जी नेगेटिव है ना। तो एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1 कितनी होगी, ये रही। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, ये आपका फॉर्मूला 1/λ, एनर्जी का डिफरेंस कर दिया तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में। हाइड्रोजन लाइक एटम स्पीशीज में फॉर्मूले में चेंज मैंने अभी बोला था आपको, वहां पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। बोर रेडियस बटा z कर लीजिए, बोर रेडियस का फॉर्मूला ऊपर था n² के साथ, तो 0.5 n²/z। एनर्जी का फॉर्मूले में z² ऊपर आ रहा है, याद रखिएगा, और लैम्डा के फॉर्मूले में rz² बन जाएगा। और यदि मोशन कंसीडर करना हो न्यूक्लियस का तो कुछ नहीं करना, आपको उठा के जहां पे भी मास आता है वहां पे रिड्यूस मास रख देना है और म्यू आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। हालांकि मेंस में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन करना कुछ नहीं है, सब जगह उठा के फॉर्मूला रख देना, बता रखा है आपको, जहां पर रिड्यूस मास mm/n+m होता है। चलिए लेट्स बिगिन विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करिए पॉज करके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। The time period of revolution of electrons ground state orbit in a hydrogen atom is this. The frequency of revolution of electrons first excited state पूछा है कितनी होगी। अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n = 1 नहीं है, वो तो ग्राउंड स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सी हुई, n = 2 हुई, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा, अपन ने ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, तो 2πr/v कर दिया,
2 पाई आर हो गया आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस बटा वेलोसिटी इस टाइम पीरियड। तो इससे अपन ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के टर्म्स में। ये भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो, और यहां पे पुट किया अपन ने तो ये आंसर आ गया विच इज 7.10⁻40। ठीक है, आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स ट्राई। सो यहां पे अब बात कर रहा है ये हीलियम प्लस के आयन के फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब n इज इक्वल टू 2 एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू 2 क्योंकि हीलियम प्लस है। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब निकाल के ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो बाइंडिंग एनर्जी को ही कहने का दूसरा तरीका है। तो अपन ने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा ही था, लेवल का कितना होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अपन ने जेड और एन की वैल्यू 2 पुट करी, सॉल्व किया तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which level of the single ionized carbon has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom? कार्बन का सिंगल आयनाइज्ड, कार्बन मतलब ऑलराइट C6, ऑलराइट, तो उसका सिंगल आयनाइज किया अपन ने, Z को 6 पुट किया और सिंगल आयनाइज किया मतलब 5 निकल गए होंगे, है ना, तभी बचेगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट कितनी एनर्जी इक्वल टू 1 पुट किया। कार्बन के लिए अपन ने Z कितना पुट किया, 6 पुट किया। अब इसमें n की वैल्यू पुट करी 6, तो छठे के अंदर वो आएगी जो इसमें ग्राउंड स्टेट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस विद एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये ऑप्शन थे आपके। ओके, तो देखिए ये तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये 2 है क्योंकि एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ही Q/2m होता है। राइट, तो ये आपका सीधे सीधे आ गया। ये खत्म। तो आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते हैं, तो आराम से आपने दिए बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए, यू आर थ्रू। और ये बहुत ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ओके, स्पेक्ट्रल सीरीज, ये आपके जो 5 होते हैं लायमन फॉर्मूला, यहाँ पे 1 आ जाएगा, n2 > 1। बामर, क्योंकि इसमें 2 में ट्रांजिशन होता है तो 2 तो फिक्स है। इसी तरह से पास्चन ब्रैकेट 4। ठीक है, पहली लाइन को अल्फा लाइन कह देते हैं, दूसरी को बीटा लाइन और तीसरी को गामा लाइन। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम, ऑलराइट, कि भाई 1 से 2 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, डिवाइडेड बाय एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एटम, पूरा ही निकाल के ले जाएं। हाइड्रोजन के लिए इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं अपन, सभी के लिए 0 मानते हैं इन्फिनिटी पे, तो 13.6 से निकाल के ले जाने के लिए 13.6 देनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी को पुट किया, चार्ज से डिवाइड कर दिया। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। तो a beam of monochromatic light is used to excite the electron in Le++ from the first orbit to the third orbit. The wavelength of the monochromatic light used is this, the value of x is, क्या है भाई इस सवाल के अंदर, मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया था Li++ को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे ले जाने के लिए। ठीक है, 1 से 3 का ट्रांजिशन कर रहे हैं और Z की वैल्यू कितनी होगी, लिथियम है तो 3, ये पुट किया फॉर्मूले में R के साथ में, सॉल्व करते चले गए, वैल्यू आ गई आपकी, डेटा दे ही रखा था यहाँ पे, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, electron in hydrogen atom first jumps from the third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state. थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अपन बोल रहे हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, गलती तो नहीं कर रहे हैं आप कहीं। थर्ड का एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना हो गया,
4 से सेकंड में गया मतलब 3, फिर कहाँ गया फर्स्ट मतलब 2। तो ये ट्रांजिशन में ये पूछ रहे कि ये रेशियो क्या आएगा λ1 और λ2 का, राइट। ये आपके बेसिक फॉर्मूले यहां पे दिख रहे, वैल्यूज पुट करी, इसको डिवाइड कर दिया एंड यू हैव योर आंसर 20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, here we go. The first member of the Balmer series of the hydrogen atom has a wavelength of this angstrom. The wavelength of the second member of the Balmer series is, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या होगा बामर का, 3 से 2 का ट्रांजिशन वाला। सेकंड मेंबर कौन सा होगा, 4 से 2 का ट्रांजिशन वाला, ठीक है। 2 से 1 का ट्रांजिशन तो लाइमन का होगा, यदि दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा हो तो। डिवाइड किया, इक्वेशन में पुट किया, आंसर आ गया आपका सीधे सीधे, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू थी सी अपने पास λ1 की, पुट कर दी, λ2 के लिए सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's go. In a hydrogen atom, the electron makes a transition from n+1th level to the nth level. और n को 1 से बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, frequency ratio is proportional to, okay? यदि बहुत बड़ा दे रखा है तो थोड़ा सा यहाँ अप्रोक्सीमेशन आपसे करवा रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एटम में ये हो गया, ट्रांजिशन यहां से यहां तक करेंगे तो ये फॉर्मूला बना आपका। और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 2n+1 अपॉन n⁴, ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब यहां पे n को मच ग्रेटर देन 1 करना है तो हमेशा 1/n की फॉर्म ले आइए और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। जैसे ही 0 के इक्वल किया अपन ने तो अपने पास क्या बच गया, 1/n³ बच गया, क्योंकि ये कट गया। साथ साथ आपने करा होगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो अभी पेन चला लीजिए, फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ जाएगा। बस मुद्दा ये है कि भी n बड़ा करना है बहुत ज्यादा 1 से, तो 1/n की फॉर्म जितनी ज्यादा बना सके बना के उनको 0 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। The atomic hydrogen emits a line spectrum consisting of various series. Which series of the hydrogen atomic spectrum is lying in the visible region? अब ये थोड़ा सा याददाश्त वाला भी सवाल है, क्योंकि लोगों को पता होता है बामर सीरीज ही विजिबल रीजन में होती है, नहीं तो कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट लाइमन बामर पास्चन बकेट फूड में से सबसे पहली जो डिस्कवर हुई थी वो बामर सीरीज थी। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि बामर जो थे वो ना फिजिसिस्ट थे ना मैथमेटिशियन थे, ना उनको कुछ आता था। वो तो उनको किसी दोस्त ने बता दिया था कि यार ये 3 नंबर्स हैं, जरा इनमें रिलेशनशिप निकाल दो, तो उन्होंने रिलेशनशिप सिर्फ 3 नंबर्स के बेसिस पे निकाल दी थी। तो इसलिए उनके सम्मान में उसका नाम बामर सीरीज रखा गया। वो उन्होंने डिस्कवर नहीं करी थी, वो किसी और ने डिस्कवर, मतलब वो ऐसे ही अपने आप सब साइंटिस्ट ने वैसे ही ऑब्जर्व कर रखी थी, क्योंकि विजिबल रेंज की पहले मिलेंगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Here we go. एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन का रेशियो दे रखा है। थर्ड परमिटेड लेवल टू द सेकंड लेवल, द हाईएस्ट परमिटेड लेवल टू द सेकंड परमिटेड लेवल, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड परमिटेड लेवल टू सेकंड मतलब 3 से सेकंड का ट्रांजिशन की बात कर रहा है। फिर सेकंड परमिटेड, हाईएस्ट परमिटेड लेवल, हाईएस्ट तो कितना हो सकता है, इंफिनिटी, तो वहां तो 0 हो जाएगा। पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये आपका वैल्यू आ गया। 5/9 के लिए सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंट आर रिक्वायर्ड अबाउट 2 पार्टिकल्स। तो यदि सेम मोमेंटम लाए हैं दोनों का, राइट, फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल, तो मोमेंटम का क्या रेशियो होगा, ओके। तो एनर्जी सेम कर दीजिए, क्यू वी को बराबर कर दीजिए, मतलब सॉरी मैं लिख देता हूं, सेम पोटेंशियल से किया है तो ये क्यू वी, ये मोमेंटम का रेशियो, सॉल्व किया, दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ऊपर भी आपने देखा था बहुत काम आ रहा है। √2km ये आपका मोमेंटम, और इसी को आप लिख सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी को E इंटू, या सॉरी E नहीं आएगा, √2km, जहां पे k को आप लिख सकते हैं QV इंटू m। बहुत सवाल इस पे बनते। तो नेक्स्ट विल टेक एक्सरेज। एक्सरे का बहुत ज्यादा सवाल आए नहीं है, परंतु इसको आपको पढ़ के रखना चाहिए क्योंकि सिलेबस में कभी कभी आ जाते हैं। तो एक्सरे के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए अपन को? ये इस वेवलेंथ की रेंज में होता है, स्ट्रिक्ट नहीं है। कभी कोई 0.4 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम लिख दे तो उसको दिल पे नहीं लेना है। मेटल एनोड इज बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यदि अपन मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से करते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं जो इस रेंज के होते हैं। एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसलिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती। दे कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ऑब्वियसली इतनी एनर्जी की फोटोन्स हैं कि जब वो किसी और पे गिरेंगे, एटम जो फोटो एक्सरे निकली है किसी मेटल पे गिरेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इक्वेशन लिख दी अपन ने कैरेक्टरिस्टिक की, EV इज इक्वल टू HNU, जहां पे ये एक्साइटिंग पोटेंशियल हो गया, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये आपके स्पेक्ट्रम का ग्राफ होता है, राइट, जिसमें कंट्री स्पेक्ट्रम अलग है और आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में अल्फा बीटा अलग से दिख रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग द टारगेट। सही बात है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, ज्यादा फोटोन निकलेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत काम आता है। ये HC की वैल्यू लिखी है बेसिकली, HC बाय पोटेंशियल से निकल जाएगा, EV से। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों आता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके डिसेलरेट होते हैं, उसकी वजह से आता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्यों आता है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स जो जाके मेटल में टकराए थे, उन्होंने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, नॉकआउट कर दिया, तो वहां खाली जगह हो गई, तो ऊपर से नीचे भरने आते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला दे रखा है, और एक्सरे का फॉर्मूला है। तो ये एक सवाल है, आप ट्राई कर लीजिए। तो यहां क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम इज दिस, द मास ऑफ अ फिक्शियस पार्टिकल। फिक्शियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि बेसिक थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा है। हैविंग द सेम एनर्जी दैट ऑफ एक्सरे फोटोन इज दिस, राइट। तो एनर्जी इतनी दे दी, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी? तो इसमें अपन ने क्या किया? HC बाय लैम्डा को एनर्जी माना अपन ने, और इस एनर्जी को उठा के अपन ने mc² के बराबर कर दिया। फोटोन के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए, पर यदि फिक्शियस बोल दिया कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो मास आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फोटोन का मास डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, पर ये बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू h/c लैम्डा, बाकी चीजें ऊपर दे रखी है, तो आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट ऑन दिस पार्ट। अब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पे जाते हैं।